हेलो स्टूडेंट्स। तो अब अपना नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। Among many, the two core techniques that enabled birth of modern biotechnology are मीन्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मेनली हम लोग दो टेक्निक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नंबर वन है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नंबर टू है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है कि टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। मीन्स डीएनए और आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम लोग जो केमिस्ट्री है इसकी उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे कि इस टेक्निक में थ्रू जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में इस टेक्निक के थ्रू हम लोग चेंज करते हैं। मीन्स डीएनए या आरएनए का थोड़ा सा पोर्शन क्या किया हमने, कट कर दिया। ठीक है। और कट करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ नया पोर्शन लगा दिया। ठीक है। मीन्स डीएनए आरएनए के हमने अंदर से केमिकल जो पोर्शन है थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसके बाद उसको हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, उसमें एंट्री करा दी, और जिसके कारण से उसका जो फिनोटाइप कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है। ये जो फिनोटाइप चेंज हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मीन्स उसके जीन में कुछ चेंज कर दिया आपने, उसके डीएनए में कुछ चेंज कर दिया, उसके आरएनए में कुछ चेंज कर दिया। मीन्स जो आपने चेंज किया उसके कारण से अब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मीन्स उसका जीन को मॉडिफाई कर दिया आपने। दूसरा जो प्रोसेस है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe या eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. Means bioprocess engineering में क्या करते हैं हम लोग, स्टेराइल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। मीन्स स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है। इसको हम क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने के बाद डिज़ायर्ड माइक्रोब या डिज़ायर्ड यूकैरियोटिक सेल को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कराते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कराने का डिज़ायर मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ग्रो करवा कर बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, मीन्स जिनको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स लगा के उनको हम लोग बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स मीन्स जैसे हम एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं, वैक्सीन्स कह सकते हैं, या एंजाइम्स वगैरह जो हैं, ठीक है, एटसेट्रा, इन सभी का फॉर्मेशन किया जाता है। जनरली हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डेवलपमेंट का, उसके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। You probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. जनरली आप ये पढ़ भी चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने और अब भी पढ़ा हुआ है आपने कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस को आप सभी जानते हैं। ठीक है। जेनेटिक सेटअप के यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने तथा वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। Means the former provides opportunities for variation and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as to the population. Means असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो वेरिएशंस आते हैं, ये वेरिएशंस कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल हो भी सकते हैं, कुछ पॉपुलेशंस के लिए बेनिफिशियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दोनों तरह के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व रहती है, मीन्स सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू देखा जाए तो वेरिएशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशंस को परमिट करता है। ठीक है।
प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में जो यूज़ होने वाले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू जनरली डिज़ायर्ड जीन्स के साथ साथ अनडिज़ायर्ड जीन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल वे है अपना, ट्रेडिशनल मीन्स में मतलब है जो नॉर्मल वे है, मीन्स जो आपका नेचुरल वे है, ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह जो है, और एनिमल्स में जो ब्रीडिंग का है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड दोनों तरह के जीन्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन होकर नंबर्स को बढ़ाते हैं। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism। मीन्स ये जो लिमिटेशन है, कौन सी लिमिटेशन, मीन्स जो हमारा ट्रेडिशनल वे था हाइब्रिडाइजेशन करने का, आपका क्रॉस ओवर कराने का, जिसमें कि डिज़ायर और अनडिज़ायरेबल जीन्स दोनों का इंक्लूजन हो रहा था, ठीक है, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स हैं, जिसमें हम लोग जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफ़र का यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या, मीन्स किसी डीएनए के अंदर हमने किसी दूसरे डिज़ायरेबल जीन, मतलब डिज़ायरेबल डीएनए का वो पार्ट लिया और उसमें इंक्लूड करा दिया, ठीक है, जब उसके अंदर जोड़ देते हैं उसको हम, तो एक नया डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अनडिज़ायरेबल जीन्स के बिना, मीन्स जो हमारा डिज़ायरेबल जीन्स था केवल वही आएगा, अनडिज़ायरेबल जीन अब तो जीन आएगा ही नहीं उसके अंदर, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो अनडिज़ायरेबल जीन्स के बिना ओनली वन या फिर मोर देन वन, ठीक है, डिज़ायरेबल जीन्स को टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मीन्स समझिएगा फिर से ध्यान से, मीन्स हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसके अंदर हम डिज़ायरेबल करेक्टर वाले एक जीन, दो जीन, तीन जीन, मतलब एक से ज़्यादा भी जीन्स को उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जब उसको इंक्लूजन करा दिया, मीन्स उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने तैयार कर लिया, अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है, मतलब जहाँ हम वो अंतर चाहते हैं, वो नया करेक्टर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस तो हमने करा दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके अंदर, लेकिन अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या होगा, मीन्स नाउ आर यू नो दैट व्हाट द फ्यूचर ऑफ दिस पीस ऑफ डीएनए, विच पीस, वो पीस जिसको हमने एक डीएनए के अंदर ऐड कराया है, मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हमने किसी दूसरे टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो उसके अंदर जाके उस डीएनए का अब क्या होगा। जनरली ये डीएनए पीस जो हमने जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला है, तो प्रोजेनी सेल्स में अपने आप तो मल्टीप्लाई हो नहीं जाएगा, मीन्स उसको मल्टीप्लाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जोड़ना पड़ेगा, जहाँ पर वो डीएनए ढूंढना पड़ेगा जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, उससे जाके जोड़ना पड़ेगा, मीन्स हम, ठीक है, मीन्स जनरली ये जो डीएनए पीस है ये ऑर्गेनिजम्स की प्रोजेनी में सेल्फ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर but when it gets integrated into the genome of the recipient it may multiply and be inherited along with the host DNA। लेकिन जब ये DNA रेसिपिएंट के जीनोम से जुड़ जाएगा, तो जब जीनोम अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, तो जब जीनोम से जुड़ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो जाता है। इनहेरिट का मतलब अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगा अपने आप, ठीक है। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था, जो हमारा अलाइन डीएनए था, अलाइन डीएनए मतलब होता है बाहरी डीएनए जो बाहर से आया है, ठीक है, वो पीस अब क्रोमोसोम का एक पार्ट बन चुका है। जिस क्रोमोसोम से वो जुड़ गया, जिस जीनोम के साथ वो जुड़ गया, अब उसका एक पार्ट बन गया। अब जब वो रेप्लिकेट करेगा तो ये भी अपने आप रेप्लिकेट हो जाएगा, जिसके अंदर भी वो क्षमता आ चुकी है। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम्स में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है।
क्रोमोसोम्स में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है, तो वहीं पर जाके ये जुड़ जाता है। कौन? अलाइन डीएनए जो होता है, बाहरी डीएनए जो होता है, ठीक है, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स वो सीक्वेंस जो होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है डीएनए का, जिसे हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, वो इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन को, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। Thus, an aligned DNA is linked with the origin of replication so that this aligned piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. ठीक है, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जिसमें अलाइन डीएनए के पीस के मल्टीप्लिकेशन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे क्रोमोसोम का पार्ट बने जिसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस की प्रेजेंस हो। जब स्पेसिफिक सीक्वेंस की प्रेजेंस होगी और जाके ये उसका एक पार्ट बन जाएगा जो अलाइन डीएनए है, तो जब वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, जो रेप्लिकेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, जब वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो ये भी फिर रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में सेल्फ रेप्लिकेट था मल्टीप्लाई करने के लिए, डीएनए का अलाइन पीस जो होता है जब जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो अपने आप को रेप्लिकेशन करने लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस का बोलेंगे क्लोनिंग बोलेंगे, ठीक है। इसे क्लोनिंग या किसी टेम्पलेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनना हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो सोलोमोनेला टाइफीम्यूरियम के नेटिव प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के जुड़ने से हुआ था। कैसे हुआ था? मीन्स जो बैक्टीरियल सेल होता है जनरली, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल क्रोमोसोम को देखते हैं, तो इन सिंगल क्रोमोसोम्स के बगल में ही कुछ आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हम लोग प्लाज्मिड का नाम लिया हम लोग, नेटिव प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। मीन जो हम सिंगल क्रोमोसोम देखते हैं उसके अलावा उसमें अलग से एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनएस पड़े होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होते हैं, मीन्स ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होते हैं, उनमें अपने अंदर खुद रेप्लिकेट होने की एबिलिटी होती है। मीन्स उन्हीं प्लाज्मिड्स को हम लेते हैं और उसमें में हम लोग डिजायर्ड करेक्टर को एंटर कराकर वापस उनको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करा देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग, इसी के थ्रू हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इसी में, ठीक है, प्लाज्मिड्स के थ्रू ही एंटर कराया जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब प्लाज्मिड को ही बोलते हैं, अभी बताया आपको, ऑफ सोलोमोनेला टाइफीम्यूरियम मीन्स ये तो आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद है इसका किया कितने तक खोज, जो आपके स्टेनले कोहेन थे और हर्बर्ट बॉयर थे, इन्होंने 1972 में एक प्लाज्मिड से डीएनए का एक पीस काट कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को आइसोलेट कर दिया था। मीन्स एक प्लाज्मिड लिया जो उनको डिजायर्ड करेक्टर था मीन्स एंटीबायोटिक का, ठीक है, उसे वहाँ से पीस को निकाला और निकालने के बाद उसको लगा के दूसरे के अंदर एंटर करा दिया बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसके अंदर एबिलिटी पैदा हो गई कि अब उस बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मीन्स अब देखिए, जो प्लाज्मिड में हमने डिजायरेबल करेक्टर को काटा, उसको काटने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, जैसे हम लोग को कुछ कट करने के लिए कैंची चाहिए होती है, इस तरीके से उसको भी काटने के लिए वहाँ कुछ चाहिए होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। मॉलिकुलर सीजर कहे जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो खोज हुई थी, ठीक है, डीएनए जब काफ़ी चीज़ें खोजी गई, ठीक है, काटने के लिए खोजा गया, उसको आपस में जोड़ने के लिए खोजा गया, जब ये सारी चीज़ें खोजी जा चुकी तब जाके ये मॉलिकुलर बायोलॉजी जो आपकी है वो सक्सेस हो पाई है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट आपका द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम,
ठीक है, द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। अब वहाँ से वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उसको काटा गया है, उस डीएनए पीस को उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाएगा, उसे अटैच कर दिया जाएगा, और अटैच करने के बाद अब उसको उस टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करा दिया जाता है। then linked with the plasmid DNA, these plasmid DNA act as vector। ये जो plasmid DNA है जिसमें हम लोगों ने एक जो डिज़ायरेबल करेक्टर वाला जीन था जिसको हमने वहाँ से कट किया था, ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए ये हमारे लिए एज अ वेक्टर काम करता है, ठीक है। जैसे मच्छर वगैरह में आपने देखा है, मच्छर क्या होता है, एज ए मॉस्किटो क्या एज ए वेक्टर ही तो काम करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी ले जाने का मतलब एक तरीके से टैक्सी का काम कर रहा है। तो दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। You probably know that mosquito act as an insect vector और transfer the malarial parasite into human body, और वो human body के अंदर malarial parasite को ट्रांसफ़र कर देता है। मीन्स ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये वेक्टर की तरह वर्क करेगा, ठीक है, जो साथ में जुड़े हुए डीएनए को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। जेनेटिकली यू नो दैट कि मच्छर भी क्या करता है, इंसेक्ट वेक्टर के फॉर्म में मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। सेम वे प्लाज्मिड को वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जो अलाइन डीएनए के पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटर किया जाता है, ठीक है, या डिलीवर किया जाता है। अब क्या होगा, जब ये डिलीवर हो गया तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के वेक्टर के साथ जोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज। जैसे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वैसे डीएनए लाइगेज भी एक एंजाइम है जो कि उस प्लाज्मिड डीएनए को फिर उसमें अटैच करेगा। प्लाज्मिड डीएनए को पहले काटा और डिजायर्ड करेक्टर को लेके आएंगे, वहाँ पर उसे अटैच कराएंगे, तो अपने आप तो जोड़ नहीं जाएगा, जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ग्लू चाहिए होगा, जोड़ने वाला काम चाहिए होगा जिसके थ्रू हम जोड़ेंगे, तो वो है डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम होता है जिसके थ्रू इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए पार्ट है उन पर वर्क करता है और उनके एंड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। दरअसल ये जोड़ा जाता है ना, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो इनविट्रो होता है मतलब सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन डीएनए होता है, मीन्स जो इंडिपेंडेंटली डीएनए होता है, मीन्स जो आपने प्लाज्मिड की बात करी थी वो प्लाज्मिड क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली होता है, मीन्स अपने आप को रेप्लिकेशन की उसमें क्षमता होती है, वो अपने आप को मतलब रेप्लिकेट करता है, ठीक है। अभी जो नया कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है। अभी जो नया ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन बन के तैयार हो गया इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ई कोलाई में ट्रांसफ़र करते हैं, ई कोलाई में क्यों ट्रांसफ़र किया, मीन्स अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि ये सैल्मोनेला जो था, ठीक है, सैल्मोनेला के क्लोज रिलेटिव होता है ये आपका ई कोलाई। अब इसके अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया इसको क्योंकि हमें इसके अंदर एंटीबायोटिक वाली क्षमता चाहिए थी इसलिए, ठीक है। तो हमें ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और अब ये न्यू होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, किस एंजाइम को यूज़ करता है, डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है और मल्टीपल कॉपीज़ को बना लेता है। ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपी हो गई, ठीक है, जो कॉपी हो गई तो उसके अंदर ये अब उसी का करैक्टर बन गया कि अब उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। मीन्स इतना पढ़ने के बाद अब ये हमें समझ में आया, यू कैन से दैट एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए जनरली हम लोग 3 स्टेप्स का यूज़ करते हैं। नंबर 1, पहले तो हम उस डिज़ायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें चाहिए। मीन्स मान लीजिए 2 बैक्टीरिया थे, एक के अंदर कुछ करैक्टर अच्छा था, एक के अंदर वो करैक्टर नहीं था, तो जो करैक्टर हमें चाहिए था पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया। नंबर 2, उस आइडेंटिफाई मतलब जो हमारा करैक्टर है उसको निकालेंगे, वहाँ से निकालने के बाद हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसके अंदर हमें उसको प्रोड्यूस करना है, उस करैक्टर को प्रोड्यूस करना है। मीन्स अपना टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे उस डिज़ायरेबल जीन को हम लोग, ठीक है। मीन्स 2 स्टेप हो गए, पहला हुआ आइडेंटिफिकेशन के बाद हम अलग अलग करेंगे, अलग करने के बाद प्लाज्मिड में ऐड करेंगे, प्लाज्मिड में ऐड करने के बाद अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस तो करा दिया लेकिन अब उसका मेंटेनेंस भी तो जरूरी है कि ताकि वो अंदर जाके अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। तो थर्ड स्टेप होगा इंट्रोड्यूस डीएनए का
होस्ट में मेंटेनेंस करना, ठीक है, मीन्स होस्ट की प्रोजेनी में डीएनए ट्रांसफ़र करना। और प्रोजेनी में तभी ट्रांसफ़र होगा जब वो उसके मेन डीएनए से जाके अटैच हो जाएगा, जहाँ पर वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।